आज हम इस वीडियो में राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2024 क्लास 10 का विज्ञान सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहला सेट सॉल्व करेंगे सेट 1 2023। इसमें खंड अ और ब में 3 भाग हैं, 1 2 3। पहले वाले भाग में जो पहला वो भाग है, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसको हमको OMR शीट पर करना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान से है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? इसमें लिखा हुआ है कि जो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब वस्तु को कहाँ रखा होता है? तो वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? वस्तु को हम रखते हैं दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। केवल लास्ट वाले केस में, जो छठवां केस होता है, इसी में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु की ओर ही बनता है। लेकिन बाकी जितने भी 5 केस होते हैं उसमें वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो केवल जो लास्ट वाला केस है जिसमें वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है, इसी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसके बाद दूसरा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। पहले का आंसर डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो जब हमको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमेशा हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। और इसमें ऑप्शन में दिया है 50 सेमी का उत्तल लेंस, फिर 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेमी का है। तो जो उत्तल लेंस होता है, अगर इसकी फोकस दूरी कम होगी तो इसकी आवर्धन क्षमता अधिक होगी। यानी कि जो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कम है तो इसकी आवर्धन क्षमता कम है, आवर्धन क्षमता अधिक है। तो जब अधिक आवर्धन क्षमता होगी तो हम शब्दकोश में जो छोटे अक्षर होंगे उसको आसानी से देख पाएंगे, जबकि 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है उससे हम उतनी अच्छे से नहीं देख पाएंगे जिससे कि हम 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से देख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा का होगा सी। इसके बाद तीसरा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है। तो या तो गोलीय दर्पण हो और इसमें पतला लेंस दिया हुआ है। तो अगर गोलीय दर्पण अवतल हो या लेंस अवतल हो, अगर दोनों अवतल है तो उनका जो फोकस दूरी होता है माइनस में होता है। और अगर दर्पण उत्तल है और लेंस भी उत्तल है तो फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगा। तो इसमें लिखा हुआ कि प्रत्येक का फोकस दूरी -15 सेमी है। इसका मतलब दर्पण और लेंस कौन सा है? दोनों का क्या होगा? अवतल होगा। यानी कि तीसरा का आंसर होगा ए। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसको हम कहते हैं रेटिना और हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। तो चौथे का आंसर हो गया डी। फिर पांचवा दिया है, दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसमें जब पांचवा क्वेश्चन है, दो चालक तार दिए गए हैं और दोनों का पदार्थ, लंबाई, व्यास समान है, तो मान लेते हैं, और उनका पदार्थ समान है तो प्रतिरोध भी समान होगा। तो माना प्रत्येक तार का प्रतिरोध है R ओम। तो जब हम समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं, पहले इसमें किसमें लिखा हुआ है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्य संयोजन, श्रेणी क्रम में तुल्य संयोजन निकालेंगे। तो जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है तो जैसे R है तो R इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह लिखते जाते हैं। और अगर समांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे जितना प्रतिरोध होता है आगे इसको जोड़ते जाएंगे।
तो प्रतिरोध किसमें है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीरीज में, अंग्रेजी में कहते हैं। तो यानी कि लिख सकते हैं तब आर एस बराबर R1 प्लस R2, दो प्रतिरोध है और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? आर है। फिर आर एस बराबर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर, दोनों को जोड़ेंगे 2R। फिर लिखा हुआ है कि प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। जब प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होंगे तो जब समांतर होता है उसको कहते हैं पैरेलल। तो 1/, इसको लिख देते हैं आरपी से दर्शाते हैं, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, दोनों का प्रतिरोध समान है। तो 1/RP बराबर, दोनों का एलसीएम हो गया R, एक और एक को जोड़ेंगे 2, 2/R। तो हमको आरपी का मान निकालना है। तो आरपी बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2। ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें कि दोनों श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो सूत्र होता है H बराबर V²/R। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो पहले का मान लेते हैं, ऊष्मा है H1, माना पहले प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा, इसको मानते हैं H1। तो H1 बराबर हो जाएगा V²/R। और इसका श्रेणी क्रम, पहले श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा। तो H1 बराबर V²/, यहाँ क्या लिखेंगे? जब श्रेणी क्रम होगा तो RS, और जब दोनों तार एक ही पदार्थ, एक ही लंबाई, एक ही व्यास के, तो उनका विभवांतर भी समान होगा, धारा जिसमें एक ही प्रवाहित की जा रही है। तो यहाँ लिखेंगे V² और RS बराबर कितना है? RS बराबर 2R, तो यहाँ 2R लिख देंगे। उसके बाद फिर H2 निकालेंगे, अब किसमें? समांतर के लिए, समांतर क्रम में। तो H2 बराबर हो जाएगा V²/RP। तो हो गया V²/RP बराबर कितना है? R/2, तो यहाँ लिख देंगे R/2। तो हमको निकालना है दोनों का अनुपात। तो H1/H2 बराबर, H1 है V²/2R और H2 है V²/R/2। ठीक है। तो इसमें ये दो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। पहले इसको हम हल कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं V², ये दो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2V²/R। ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान होगा समझने में, हम यहाँ लिख देते हैं। ये होगा V²/2R और H2 का मान रखेंगे कितना है? 2V²/R। तो इसमें ये R ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा V²/2R गुणे R/2V²। तो V² से V² कट गया, R से R कट गया, तो एक हो गया ऊपर, 2 दूनी 4। तो दोनों का अनुपात क्या होगा? 1/4। तो पांचवें का आंसर होगा C। इसके बाद छठवां दिया है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पथन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट को कहते हैं। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद सातवां है, इसमें स्टार लगा, ये क्वेश्चन करना नहीं है, लेकिन विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, जनरेटर होता है। इसके बाद है उपभाग 2, इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो 8वां दिया है एंटीमनी। एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो जो एंटीमनी होता है ये उपधातु होता है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा C। इसके बाद लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है क्या होगा। तो जो लेड नाइट्रेट होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 2। ठीक है, ये होगा। 9वां का B हो गया। उसके बाद 10वां में बताना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त होता है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है
असंतृप्त। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें एकल बंध होते हैं, एकल बंध होता है कार्बन का, और जो असंतृप्त होता है इसमें द्विबंध होते हैं और त्रिबंध होते हैं। तो जो एकल बंध होता है इसमें इसका जो संकेत फार्मूला होता है उसका लिखते हैं CnH2n+2 होता है, और इसमें होता है, और इस वाले में होता है CnH2n-2 होता है, और एक CnH2n होता है। तो ये जो होता है द्विबंध और त्रिबंध, इसमें जो बंध होता है उसको हम कहते हैं असंतृप्त, और इसको क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। सेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड होता है। तो हमको बताना है कि ये चारों है, इसमें से कौन सा सही है। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ C2H6, C2H4 और CH4 और C3H8। तो C3H8 क्या, ये एल्केन है, एल्केन से है, ये भी एल्केन कहते हैं, मीथेन है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन है। और C2H6 ये भी नहीं होगा, क्योंकि C2H6 नहीं होता है, ये भी क्या होगा, ये भी एल्केन है, ठीक है। और ये जो है ये C2H4 ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बी वाला। कौन से फार्मूला पर होगा, CnH2n पर। अगर हम n बराबर 2 रखें तो C2 और 2 गुणे 2 तो कितना होगा, C2H4, यानी कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और 10वें का आंसर कौन सा होगा, बी हो गया। इसके बाद 11वां है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। जो प्रोपेनल इसमें नल लगा है, मतलब ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO, एकल बंध CHO होता है, यानी कि 11वां का आंसर हो गया ए। उसके बाद 12वां, एसिटिक अम्ल का IPAC नाम क्या है। तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, और इसका IPAC नाम होता है एथोनिक अम्ल, एथोनिक अम्ल होता है, यानी कि 12वें का आंसर कौन सा होगा, बी होगा। इसके बाद है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो जो बुक में इसका आंसर दिया है, इसमें इस सेट का जो आंसर इसमें दिया हुआ ये गलत है, और इसका जो आंसर होगा बी होगा, MO होगा। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन है, ये जो भाग 3 है ये बायोलॉजी से है। इसमें लिखा हुआ कि वृक्कों का कार्य क्या होता है। वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। जो वृक्क होते हैं वो श्वसन नहीं करते हैं। वृक्क मत कहते हैं अंग्रेजी में किडनी या गुर्दा होता है। ये क्या करता है, ये हमारे जो रक्त है उसमें से जो अशुद्ध पदार्थ है उसको छानता है, अलग करता है, और जो भोजन होते हैं उनको पचाने में सहायता करता है। भोजन में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग करके और पाचन में मदद करता है, यानी कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। उसके बाद 15वां है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां मतलब पत्तियों में से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। तो न पुदीना में नहीं निकलता है, आलू में भी नहीं निकलता है, किस में निकलता है, ब्रायोफिलम एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों में से कलियां निकलती है, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। पर 16वां, आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है। तो आनुवंशिक विज्ञान के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो जो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो 17 का आंसर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन ना ही केचुआ में होता है, तिलचट्टा में नहीं होता है, ना ही कबूतर में होता है, किस में होता है, हाइड्रा में होता है। तो 18 का आंसर हो गया ये। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था। तो मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो मटर ही था, लेकिन कौन सा था, उद्यान मटर था। तो 19वें का आंसर हो गया बी। उसके बाद फिर 20वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो जो अंडाशय है, गर्भाशय है और डिंब वाहिनी, ये सब क्या होते हैं, ये मानव में ये मादा जनन अंग के भाग होते हैं, लेकिन जो शुक्र वाहिनी होता है ये नर जनन अंग का भाग होता है।
तो 20वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। इसके बाद खंड ब में है वर्णनात्मक प्रश्न। पहले विभाग में केमिस्ट्री है, फिर पहले विभाग में फिजिक्स है, फिर दूसरे में केमिस्ट्री है और तीसरे में बायोलॉजी है, जिसका हल हम अगले वीडियो में करेंगे।